हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, हमारी साइंस की सीरीज के अंदर आज हमारा 7th क्लास का 11वां लेसन है, जिसका नाम है जंतु और पादपों में परिवहन। मतलब कि जो हमारे शरीर और जीव जंतु और पादपों के शरीर के अंदर जो परिवहन होता है, मतलब कि भोजन का, रक्त का कैसे होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या 7th क्लास के स्टूडेंट हैं या एसटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद होगी। देखिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से मिलकर क्या बनाती हैं? चरण तंत्र बनाती है। मतलब जो हमारा हृदय है और जो हमारी ये जो रक्त वाहिनियाँ हैं, ये क्या बनाती हैं? परिसंचरण तंत्र मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? परिसंचरण बनाती हैं। आगे देखिए, रक्त क्या है दोस्तों? ये है, अब हम रक्त के बारे में। रक्त एक तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। मतलब रक्त क्या है दोस्तों? रक्त एक तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल या द्रव पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता रहता है। और ये क्या करता है? ये जो छोटी आंत से जो हमारे शरीर के अंदर जो पाचित भोजन है उसको शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। तो देखिए दोस्तों, रक्त क्या है? रक्त एक द्रव पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों के अंदर बहता रहता है और जो छोटी आंत के अंदर जो भोजन पच जाता है उसको कहाँ ले जाता है? शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है पचे हुए भोजन को। फेफड़ों से ऑक्सीजन भी रक्त ही शरीर के अन्य कोशिकाओं तक ले जाता है। मतलब कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन रक्त के शरीर के अन्य भागों तक कौन ले जाता है? रक्त ही ले जाता है। आगे देखिए, रक्त हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। मतलब हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी कौन करता है? रक्त करता है। आगे देखिए, रक्त एक तरल पदार्थ से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। मतलब रक्त है एक तरल पदार्थ से बना होता है जिसका क्या नाम है? प्लाज्मा। और जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या पाई जाती हैं? विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं जिन्हें, इनका क्या कार्य होता है और क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स, इनमें एक लाल वर्णक होता है। मतलब ये जो रेड ब्लड सेल्स है इनके अंदर एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो लाल वर्णक जो इनके अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। मतलब जो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य है कि ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के सभी अंगों तक करना। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारे जो रक्त का रंग जो है लाल होता है। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन के किसकी कमी के कारण जो है रक्त का रंग लाल नहीं होता। तो किसकी कमी के कारण? हीमोग्लोबिन। और किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का क्या कारण है? हीमोग्लोबिन का कारण है कि ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक परिवहन करना किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। लाल रक्त कणिकाएं एक लाल रक्त का वर्णन है जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। आगे देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मतलब जो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? जो हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं उन्हें क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं या हमारी रोगाणुओं से रक्षा करती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये रक्त का थक्का जमाने के काम आते हैं जिन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। मतलब जब हमें कहीं चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो जो रक्त बहने से जो रोकते हैं, ऊपर जो उसकी फ्लोटिंग होती है उसे क्या कहते हैं? पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। आगे देखिए दोस्तों, रक्त वाहिनियाँ। ये रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। मतलब जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनका क्या कार्य होता है? ये हमारे शरीर में जो रक्त है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करती हैं? रक्त वाहिनियाँ करती हैं। शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं? 2 प्रकार की, धमनी और शिरा। अब हम पढ़ेंगे धमनी का क्या कार्य है और किस प्रकार का रक्त ले जाती है और शिरा किस प्रकार का।
धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। मतलब धमनियाँ क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन होती है, मतलब कि फेफड़ों से जो रक्त ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से होता है और दाब अधिक होता है, तो धमनियों की भित्तियाँ दीवार मोटी और पस्तः होती हैं। मतलब क्या है, धमनियों का क्या कार्य है, और धमनियाँ क्या हैं, ये हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध, मतलब कि ऑक्सीजन से भरपूर जो रक्त है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये है हृदय, इससे जो हृदय के अंदर से रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया इन्होंने। ठीक है, रक्त का प्रभाव तेज होगा तो इनकी रक्त का प्रभाव तेज होगा तो दबाव अधिक डालेगा। दबाव अधिक डालने के कारण क्या होगा, जो ये इसके अंदर की जो परत है या भित्ति है कैसी होती है, धमनियों की मोटी होती है और प्रत्यास्थ होती है। तो धमनियाँ क्या है, जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। और इनकी जो क्या है, इनकी जो धमनियों की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि रक्त का प्रवाह तेजी से होता है और दाब अधिक होती है। आगे देखिए दोस्तों, संपंदन दर प्रति मिनट संपदों की संख्या संपदन दर कहलाती है। संपदों का मतलब दिल का जो धड़कना है, जो हमारी धड़कन है उसकी जो दर है वो क्या कहलाती है, संपदन कहलाती है। प्रति मिनट संपदों की संख्या क्या कहलाती है, संपदन कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की संपदन कितनी होती है। अगर कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में बैठा है तो उसकी संपदन कितनी होगी, 72 से 80। ये इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि दोस्तों कि 1 मिनट में मनुष्य का जो है दिल वो कितनी बार धड़कता है, 72 से 80 मिनट, 72 से 80 बार धड़कता है। तो संपदन क्या है, प्रति मिनट संपदों की संख्या है। विश्राम की अवस्था में कितनी होगी, ये वयस्क व्यक्ति की 72 से 80 होगी। शिराएं मतलब धमनियाँ तो जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय के विभिन्न भागों तक पहुंचाती थी। अब शिराएं क्या करेंगी, ये रक्त वाहिनियों जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय में ले जाती है। मतलब धमनियों का क्या कार्य है, वे तो हृदय से धमनियाँ तो क्या करेंगी, हृदय से समृद्ध रक्त ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को कहाँ पहुँचा देंगे, शरीर के विभिन्न अंगों से। और ये होगी धमनियाँ। और जो शिराएं हैं वो शिराएं क्या करेंगी, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रही तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस रक्त के अंदर मिल गया उसको क्या कहाँ पहुँचा देंगी, हृदय के अंदर। मतलब शिराएं क्या करेंगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त है उसको हृदय तक पहुँचाने का काम करेंगी। इनके अंदर मतलब कि दाब कम होता है और फ्लोटिंग जो बहाव है वो भी अपेक्षाकृत कम होता है। तो इनकी जो भित्ति होगी वो कैसी होगी, पतली होगी। शिराओं में ऐसे बल्ब होते हैं जो केवल रक्त को हृदय की ओर प्रभावित होने देते हैं, वापस नहीं आने देते। तो देखिए दोस्तों, शिराएं क्या होंगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचा देंगी। शिराओं की भांति अपेक्षाकृत पतली होती है। मतलब ये जो शिराएं हैं ये किसकी अपेक्षा, शिराएं धमनियों के अपेक्षा इनकी जो भित्ति है वो पतली होती है। शिराओं में ऐसे बल्ब होते हैं, मतलब कि शिराओं के अंदर इनके जो बल्ब ऐसे लगे होते हैं, ये केवल रक्त को हृदय के अंदर जाने देती हैं, वो बाहर नहीं आने देती। आगे देखिए दोस्तों, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। मतलब ये क्या करता है, जो रक्त का परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता रहता है हृदय, यह नियंत्रित रखता रहता है। मतलब ये पूछ रहे कि हृदय क्या है, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। मतलब रक्त के द्वारा जो पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है और उसके लिए एक पंप की तरह कार्य करता रहता है, यह नियंत्रित धड़कता रहता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा मतलब हमारी छाती के नीचे ये स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। मतलब ये बोल देते कि हमारा जो हार्ट है वो बाईं तरफ है, लेकिन ये बाईं तरफ नहीं होता, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बाईं तरफ झुका होता है। आगे देखिए, मनुष्य हृदय का आमाप लगभग मुट्ठी के आकार का, मतलब कि मनुष्य के जो हृदय का आकार है वो किसका होता है, लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय में CO2 O2 समृद्ध रक्त परस्पर न मिल जाए, इसलिए हृदय को 4 कक्षों में बांटा है। मतलब कि हृदय में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में न मिल जाए, इसलिए हृदय को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, 4 कक्षों के अंदर बांटा है।
ऊपर के दो कक्ष क्या कहलाते हैं? ऊपरी दो कक्ष क्या कहलाते हैं? आलिंद नीले। और निचले दो कक्ष क्या कहलाते हैं? नीले। ऊपरी दो कक्ष क्या कहलाएंगे? आलिंद। व निचले दो कक्ष क्या कहलाएंगे? नीले। तो हृदय के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में न मिल जाए, इसके लिए हृदय को कितने कक्षों के अंदर बांटा गया है? 4 कक्षों के अंदर बांटा गया है। ऊपर के जो दो कक्षों उन्हें क्या कहते हैं? आलिंद। और जो नीचे के दो कक्षों उन्हें क्या कहते हैं? नीले। आगे देखिए दोस्तों, हृदय संपद क्या है? हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांतित करती हैं। मतलब क्या है दोस्तों, जो हृदय की जो भित्तियां पेशियों की जो भित्ति है वो किससे बनी होती है? ये लयबद्ध रूप से संकुचन करती है। भित्तियां पेशियों से हृदय की जो भित्ति है अंदर की, मतलब जो दीवार है उसकी किससे बनी होती है? पेशियों से बनी होती है। ये जो पेशियां हैं लयबद्ध रूप से संकुचन मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं ये ऐसे करती रहती हैं, संकुचन और विस्तारित करती रहती हैं। लयबद्ध संकुचन और इसके बाद होने वाले लयबद्ध विस्तारित दोनों मिलकर हृदय संपदन मतलब हार्ट बीट बनाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये लगातार ऊपर नीचे होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है? ये हमारी इन पेशियों के कारण हमारे हृदय का जो हार्ट बीट बनती है, जिसके कारण हमारा हृदय धड़कता है। चिकित्सक आपके हृदय संपदन को मापने के लिए किसका प्रयोग करता है? स्टेथोस्कोप का। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि चिकित्सक या कुछ भी पूछ ले, मतलब कि हृदय की धड़कन मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने करी थी। एक जो चिकित्सक थे, मतलब रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, जो 1578 से 1657 तक रहे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। मतलब जब उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की तो उस समय क्या मान्यता थी? कि रक्त वाहिनियों के अंदर दोलन करता है। दोलन मतलब ऊपर नीचे करता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। और ये कौन थे? एक अंग्रेज चिकित्सक थे। और उस समय क्या मानना था कि उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों के अंदर दोलन करता है। आगे देखिए, स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण नहीं पाया जाता। मतलब जो स्पंज और हाइड्रा हैं उनके अंदर कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। मतलब परिसंचरण का मतलब क्या है दोस्तों? ये है हृदय और वाहिनियाँ संयुक्त रूप से परिसंचरण मिलाती है। मतलब उनके अंदर ना तो हृदय होता और ना ही वाहिनियाँ होती। तो देखिए, जिस जल में वे रहते हैं हाइड्रा और स्पंज के अंदर क्या होता है? परिसंचरण तंत्र नहीं होता। जिस जल के अंदर वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं। और जब बाहर निकलता है तो अपने साथ CO2 व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि स्पंज और जो हाइड्रा है उनके अंदर परिसंचरण तंत्र नहीं होता। जिस जल में वे रहते हैं वो जल ही उनके शरीर के अंदर चला जाता है। और जब वो जल शरीर से बाहर निकलता है तो अपने साथ क्या लेकर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट जो उनके पदार्थ हैं उनको लेकर बाहर निकलता है। इस प्रकार उनके अंदर श्वसन हो जाता है। कैसे? कि वो जिस जल के अंदर रहते हैं वही जल उनके शरीर के अंदर चला जाता है। और जब शरीर के अंदर चला जाएगा वो जल, तो जल के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उससे उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी। और जब ये जल बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ इसके साथ बाहर निकलेंगे। आगे देखिए दोस्त, जंतुओं में उत्सर्जन का क्या मतलब होता है? जो हमारे शरीर के अंदर अनपचे जो पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जब हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त करती हैं। मतलब जब हमारी कोशिकाएं कार्य करेंगी तो कुछ पदार्थ जो हैं अपशिष्ट के रूप में बच जाएंगे। ठीक है। अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, मतलब कि ये जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। तो देखिए दोस्तों, इन्हें सिंपल सी भाषा में बताया गया है कि जब हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं तो उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो क्या उन अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? जो उनके अंदर अधिकांश जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं विषैले होते हैं, इसलिए उन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं
में निर्मित किए गए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। मतलब क्या है जब हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं तो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ जहरीले मैक्सिमम ये अपशिष्ट पदार्थ जहरीले होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। आगे देखिए दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना। मतलब कि रक्त में जो उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। देखिए, रक्त को छानने की प्रक्रिया वक्करों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक हो जाते हैं। ये क्या बताता है कि रक्त को छानने की जो प्रक्रिया वो हमारे गुर्दों के द्वारा की जाती है, गुर्दे या वक्कर के द्वारा की जाती है। ये गुर्दे और रक्त में जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो रक्त की जो कोशिकाएं उनके द्वारा की जाती है। उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उनको तो रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। रक्त के अंदर अवशोषित करके शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। और जो अपशिष्ट जो जल है वो जल के अंदर मिल जाता है। जो अपशिष्ट जल है उसे मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो रक्त को छानने की जो प्रक्रिया है वो वक्कर या गुर्दे की कोशिकाओं के द्वारा की जाती है। ठीक है। और अब जो ये छानने के बाद जो अपशिष्ट बच गया, जैसे हमारे चाय छानने के बाद जो पत्ती बच गई, उसका भी ये क्या करेंगे, उस अपशिष्ट पदार्थों को पृथक जो अपशिष्ट जो पदार्थ बच गए, जो अपशिष्ट पदार्थ बचे हैं, कुछ तो जल के रूप में जो हमारे शरीर क्या दोस्तों देखिए एक बार, जैसे कि रक्त जो छानने का कार्य कहाँ होता है? गुर्दों के अंदर और वक्कर के अंदर रक्त छानने का कार्य होता है। उसके बाद जो अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनको जो अच्छे जो पदार्थ हैं, मान लो ए अच्छा पदार्थ और बी अपशिष्ट पदार्थ है, इनका तो अवशोषित करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो जल बच जाता है, मतलब रक्त के अंदर तो जल ही बचेगा। जो जल बच गया और अच्छे पदार्थ हैं वो तो शरीर के विभिन्न भागों तक चले गए, वापस अवशोषित कर लिए गए रक्त के द्वारा। और जो जल बच गया उसे मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्राशय में एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्य 24 घंटे में 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट होते हैं। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि कोई एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे के अंदर 1 से लेकर 1.8 लीटर तक मूत्र करता है। और मूत्र के अंदर कौन से पदार्थ होते हैं? 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पदार्थ। ये पूछ सकता है कि दोस्तों मूत्र के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है, यूरिया कितनी होती है, अन्य पदार्थों की कितनी होती है। आगे देखिए दोस्तों, पसीना या स्वेद में जल और लवण होते हैं। मतलब जो हमारा पसीना होता है उसके अंदर जल और लवण होते हैं। अपोहन या डायलिसिस, ये जो प्रक्रिया आपको मैक्सिमम डायलिसिस के नाम से मिलेगी कि डायलिसिस क्या होता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। डायलिसिस होता है दोस्तों जब हमारे जो रक्त को साफ करने वाले जैसे वक्कर या गुर्दे जब हमारे ख़राब हो जाते हैं तो कृत्रिमी रूप से, मतलब कि डॉक्टरों के द्वारा जो रक्त को साफ करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस। अब आप सिंपल सी भाषा के अंदर देखिए, इसमें रक्त के अंदर की अशुद्धियों को कृत्रिमी ढंग से अलग किया जाता है। कृत्रिमी ढंग कौन सा होता है? जो मानव द्वारा निर्मित हो वो कौन सा ढंग होता है? कृत्रिमी ढंग। आगे देखिए तो आप समझिए दोस्तों डायलिसिस क्या होता है? रक्त के अंदर उपस्थित अशुद्धियों को कृत्रिमी ढंग से अलग करना। ये कब होता है? जब हमारे जो प्राकृतिक जो हमारे गुर्दे या वक्कर हैं जब वो खराब हो जाते हैं, रक्त छानने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, तो जब मनुष्य को जीवित रखने के लिए ये डायलिसिस किया जाता है। मछली कोशिकाओं में अपशिष्ट उत्पादकों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं जो सीधे जल में घुल जाते हैं। मतलब मछली क्या करती हैं, जो उनका मछलियों का जो अपशिष्ट होता है वो अमोनिया के रूप में होता है जो सीधा जल के अंदर घुल जाता है। पक्षी, मछली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः सफ़ेद रंग के यौगिक यूरिक अम्ल के रूप में होता है। मतलब क्या होता है कि जो छपकली, सर्प और कुछ अन्य जंतु हैं वे अपने जो शरीर के जो उत्सर्जन पदार्थ हैं उनका अर्ध घन या सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः सफ़ेद रंग के यौगिक होते हैं और
यूरिक अम्ल उनके अंदर होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। मतलब मानव जो उत्सर्जित करेगा, मूत्र है या लैट्रिन है, उसके अंदर यूरिया प्रमुख रूप से पाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है ये देखते हैं हम। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। मतलब जीवों की प्रत्येक कोशिका के अंदर जब क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन, जैसे कि हमने पहले पाठ के अंदर पढ़ा था, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। आगे देखिए दोस्तों, संवहन ऊतक। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष रूप से कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक कहलाते हैं। मतलब क्या है, पादपों के अंदर, पौधों के अंदर क्या होता है, पौधों के अंदर मृदा और जल से पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, मतलब जो पादप होते हैं उनसे मृदा और जल के लिए जो पोषक तत्वों क्या जो परिवहन होता है उसके लिए वायु, जैसे मान लो ये मृदा होगी, मृदा से पौधे के ये तना है या ये पेड़ है, इसके ऊपर तक पोषक तत्वों का जो परिवहन के लिए जो वाहिकाएं होती हैं, और ये वाहिकाएं विशेष रूप से कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक कहलाती हैं। मतलब क्या है, पादपों में मृदा से जल और पोषक, मतलब जो पादप होते हैं उनमें मृदा से जल और पोषक के परिवहन के लिए एक पाइप जैसी वाहिकाएं बनी होती हैं। ये वाहिकाएं विशेष रूप से कोशिकाओं की बनी होती हैं। मतलब जो वाहिकाएं वो किसकी बनी है, कोशिका की, जो संवहन ऊतक कहलाती हैं। ठीक है, ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह जो जीव के किसी विशेष कार्यों को संपादित करता है। मतलब कि कोशिकाओं का एक समूह होता है। ऊतक क्या होता है, ऊतक मतलब कि ये समूह काफ़ी सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जो एक विशेष प्रकार के कार्य को दर्शाता, संपादित करता, मतलब जो एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। जाइलम, जो संवहन ऊतक पदार्थों में जल और पोषकों का परिवहन करते हैं, जाइलम या दारू कहलाते हैं। मतलब जाइलम क्या होते हैं, वे पदार्थ जो परिवहन, वे संवहन ऊतक जो पादपों में जल और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। मतलब जाइलम क्या होगा, जो जैसे जाइलम और जैसे जल और पोषक तत्वों का जो परिवहन पादपों के अंदर करेंगे वो क्या कहलाएंगे, जाइलम या दारू। जाइलम चैनलों, नालियों, सत्त जाल बनाता है जो मूल को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। मतलब ये जो जाइलम है ये एक जाल के रूप में बनाते हैं जो मूल मतलब जड़ को किससे जोड़ते हैं, शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे कि ये जड़ से ये मूल के माध्यम से पत्तियों तक जोड़ते हैं। जाइलम का क्या कार्य है, पादपों में जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना। ये पूछ लेता है कि पादपों में जल और पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। फ्लोएम क्या करता है, वह संवहन ऊतक भोजन की पत्तियों से पादप के सभी भागों में पहुंचाते हैं। मतलब फ्लोएम क्या है, जो संवहन ऊतक भोजन को पत्तियों के रूप में सभी भागों में पहुंचाते हैं। मतलब कि जो भोजन को जल और पोषक तत्वों को जो पचाएंगे वो जाइलम, और जो संवहन ऊतक भोजन को पत्तियों से पादप के सभी भागों में पहुंचाते हैं। मतलब जो ये क्या है कि जो जड़ से जल और पोषक तत्व जो जड़ से सभी भागों में पहुंचाएंगे वो तो जाइलम हो गए। और जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पत्तियों के अंदर भोजन बनेगा उस भोजन को शरीर के सभी पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने वाले क्या कहलाएंगे, फ्लोएम। समझ गए दोस्तों। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। मतलब जो पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं उनसे जल वाष्पित हो जाता है। ठीक है, पत्तियों से जल वाष्पन से चूषण अभिकर्षण विकसित हो जाता है। मतलब कि पत्तियों से जब जल वाष्पित होता है तो उनसे क्या होता है, वाष्पन, चूषण अभिकर्षण विकसित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायक होते हैं। मतलब वाष्पोत्सर्जन का पादप के अंदर क्या कार्य है, ये पादप को ठंडा रखने के में सहायक होते हैं। तो अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है रक्त क्या है। तो हमने जैसा कि पढ़ा था ये एक तरल पदार्थ है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी।
लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन की, जल या ऑक्सीजन की, उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, जिसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। आगे देखिए, रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त, सफ़ेद रक्त और प्लेटलेट्स, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पादप जोड़ों द्वारा किसे अवशोषित करते हैं? किसे अवशोषित करते हैं? जल, खनिज और पोषक तत्व, उपरोक्त सभी। इसका ए और बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। धमनियों की भित्तियाँ कैसी होती हैं? तो धमनियों की भित्तियाँ कैसी होती हैं? मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है रक्त का दाब अधिक होता है। और किसके रक्त का दाब अधिक क्यों होगा? क्योंकि इनकी जो स्पीड है, रक्त की जो प्रेशर है वो अधिक होता है। धमनियों का क्या कार्य है? धमनियों का कार्य है कि ये जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। हमारे शरीर पर परिसंचरण तंत्र कौन बनाता है? हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। कौन बनाती है? हृदय और रक्त वाहिनियाँ। हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या परिवहन करता है? तो क्या परिवहन करता है? ऑक्सीजन परिवहन करता है हीमोग्लोबिन शरीर के सभी अंगों तक। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? हीमोग्लोबिन लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। शरीर में रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। पट्टिकाणु किसे कहते हैं? रक्त का थक्का बन जाता है एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति, मतलब इसका दोनों होगा, रक्त का थक्का बनना और एक अन्य प्रकार की ऑक्सीजन की उपस्थिति। उत्सर्जन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होना अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम। तो ये क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम। हृदय के कक्ष भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं? किसकी बनी होती हैं? कक्ष भित्तियाँ हृदय की पेशियों की बनी होती हैं। और हृदय के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स न हो, इसलिए हृदय को कितने भागों के अंदर कक्षों के अंदर बांटा गया है? 4 कक्षों के अंदर। ऊपर वाले 2 कक्ष क्या कहलाएंगे? आलिंद। और नीचे वाले 2 कक्ष क्या कहलाएंगे? निलय। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ये कौन थे? एक अंग्रेज चिकित्सक थे। शिराओं की भित्तियाँ कैसी होती हैं? शिराओं की भित्तियाँ पतली होती हैं। क्यों होती हैं पतली? क्योंकि इनके अंदर प्रेशर कम होता है, इसलिए ये पतली होती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ हमारे YouTube चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। और ये साइंस का मतलब NCERT का जो कंटेंट है, इसको बनाने में समय भी काफ़ी लगता है और आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो कृपया करके आप भी हमारा साथ दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कंटेंट हर बच्चे तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।